हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करने वाले हैं द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12। तो लास्ट के कुछ वीडियोस के अंदर हमें ये तो एश्योर हो चुका है कि अगर दो चार्ज बॉडीज हैं हमारे पास तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़रूर एक्ट कर रहा होगा। नाउ आई वॉन्ट यू टू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता था, अगर मेरे पास दो चार्ज बॉडी है तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट, अब इसमें से सिर्फ इस चीज पर फोकस करो कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा फोर्स जो था स्क्वायर टर्म्स के अंदर कम होता चला जाएगा। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है मेरे पास R, तो मैंने देखा कि उनके बीच में फोर्स लग रहा है F। अब मैंने क्या करा, उस सेकेंड पॉइंट चार्ज को थोड़ा और दूर लेकर गई हूँ। Q2 हमारा थोड़ा और दूर आ गया, मतलब मेरा R जो था थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो मैंने देखा मेरा फोर्स थोड़ा और डिक्रीज हो गया। फिर थर्ड स्टेप में मैं Q2 को थोड़ा और लेकर गई दूर, अपना R और बढ़ाया और हमने देखा कि फोर्स थोड़ा और डिक्रीज हो गया। बट एक टाइम ऐसा ज़रूर मैंने देखा कि मेरा Q2 इतना दूर जा चुका है, मेरा R इतना बढ़ चुका है कि मेरा फोर्स जो था वो इतना कम हो गया कि अब हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो ज़ीरो हो गया है। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसका मतलब क्या था एग्जैक्टली अगर मेरा Q1 था, ये एक चार्ज बॉडी है, तो मुझे इस फैक्टर ने ये चीज़ बताई है कि इसके आसपास एक लिमिट तक ही वो फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, जहां पर अगर कोई दूसरी पॉइंट चार्ज या दूसरी चार्ज बॉडी आती है तो वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आती हूँ, फॉर सपोज यहाँ पर इसका R इतना बड़ा है कि मेरा फोर्स जो था वो नेग्लिजिबल है, तो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। बट वहीं अगर मैं इस पॉजिटिव Q2 को यहाँ उठाकर ले आऊँ जहाँ पर Q1 की रेंज थी फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमने नोटिस करा कि Q1 जो था वो Q2 को थोड़ा सा रिपेल करने लगा, या फिर हम फील कर सकते हैं कि वो उसको धक्का दे रहा है। दूसरी चीज़, वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज उठाकर लेकर आती यहाँ पर, तो क्या होता कि हम नोटिस करते कि वो जो Q2 था वो अट्रैक्ट हो रहा है बाय द Q1। पर वहीं अगर मैं उस नेगेटिव Q2 को हम लोग उसकी इस एक्सपीरियंस, इस इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस से बाहर लेकर चले जाएं, तो मैं देखूंगी कि Q1 और Q2 के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। अब ये मुझे जो रेंज सेट होकर मिली है उसको हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। राइट, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अगर मेरे पास एक पॉइंट या कोई भी चार्ज बॉडी है सपोज Q, तो उसके आसपास एक पर्टिकुलर रेंज तक ही वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कि उस रीजन के अंदर अंदर अगर कोई भी दूसरी चार्ज बॉडी एंटर करती है तो वो फेस करेगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइजेस ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो पहले तो यहाँ तक फोकस करते हैं कि वो कह रहा है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इससे मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका सिंबल होता है कैपिटल E विद द वेक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे मतलब क्या है इसका, राइट, अगर मेरे पास एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है कैपिटल Q, और मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है, तो मुझे पता है कि मुझे दूसरी चार्ज बॉडी इसके थोड़ा थोड़ा पास लेकर आनी है एंड फिर मुझे चेक करना है कि एग्जैक्टली वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रख रही है, दैट इज वो कितना फोर्स लगा रही है। राइट, तो सपोज मेरे पास दूसरी बॉडी आई कि स्मॉल Q, जिसके ऊपर मैं इसका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस स्टडी कर रही हूँ ताकि मैं कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को जज कर सकूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये देखूंगी कि कितने डिस्टेंस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। राइट, तो सपोज यहाँ पर तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कैपिटल Q पर, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यही बता रही है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर इस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, वही मेरी कैपिटल E हो गई, वही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई।
राइट। बट एक चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते जो हमने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर मेरी कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रही है, तो मेरी स्मॉल क्यू भी तो इस पर कुछ इन्फ्लुएंस डाल रही होगी कैपिटल क्यू के ऊपर, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, राइट। अब वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो तो मुझे चाहिए कि इस स्मॉल क्यू की जो वैल्यू थी, जो चार्ज था, वो इतना छोटा हो कि इसके मुकाबले वो इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ही ना डाल पाए, या फिर मैं बोलूँ तो कैपिटल क्यू जो है उसके ऊपर एक्सट्रीमली डोमिनेट कर जाए, ताकि स्मॉल क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी या इलेक्ट्रिक फोर्स था वो थोड़ा सा डोमिनेट हो जाए, वो थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ना पड़े और हम लोग एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर पाए, राइट। तो वहीं पर ये चीज़ मेरी बता देती है कि अगर मेरे को चाहिए कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करूँ तो मुझे देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, जो कि वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इतना छोटा है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी दूसरे बड़े चार्ज की, जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रही हूँ, वो जो है इफेक्ट ना हो। तो वहाँ से मुझे इस स्टेटमेंट से मुझे एक नया सा कुछ कंडीशन मिल गई है जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है कि जो मेरा F अपॉन क्यू नॉट था वो इस कंडीशन पे हो कि मेरा क्यू नॉट जो है वो बहुत ज़ीरो हो, दैट इज क्यू नॉट इज टेंड्स टू ज़ीरो। तो जहाँ पर भी आप ये देखते हो ये वाली टर्म, उसका मतलब होता है कि मुझे अपना क्यू नॉट वैनिशिंगली स्मॉल रखना है, एक्सट्रीमली स्मॉल रखना है, ताकि मेरी बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे अफेक्ट ना हो। तो दिस कैन कम इन 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन थ्योरी आ सकती है कि हमें क्यों चाहिए कि क्यू नॉट सबसे छोटा हो, या फिर इस लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो का क्या मतलब है, या फिर अगर ऐसी इक्वेशन आपको गिवन है फॉर्मूला तो आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो, या क्या कंडीशन मिसिंग है। बहुत सारे अनगिनत तरीके हैं जिससे इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्वेश्चंस लिखने के, राइट। तो अब देखते हैं, हमें सिंबल तो पता चल गया, हमें फॉर्मूला पता चल गया, तो मुझे नेक्स्ट चीज़ पता होनी चाहिए मेरी डायमेंशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख लेते हैं, वो हमें क्या बताता है। हमें याद था कि हमें फॉर्मूले से जाना है, तो दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, डायमेंशन फॉर्मूला, दैट वाज mL/t-2, राइट। और वहाँ पर मेरे क्यू नॉट दैट इज चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था, करंट इनटू टाइम, एम आई राइट। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मुझे मिल गया है mL/t-3A-1. So mL/t-3A-1 is the dimensional formula for mL/t-3A-1. और वहीं अगर मैं बात करूँ SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो भी हम उसके फॉर्मूले से ही निकालते थे। फोर्स अपॉन चार्ज है तो फोर्स की SI यूनिट वाज न्यूटन और चार्ज की SI यूनिट इज कूलम, तो डिवाइड में है तो वो न्यूटन पर कूलम हो गई। मतलब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट थी वो क्या बन गई है, न्यूटन पर कूलम। तीसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या होती है एग्जैक्टली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दी फोर्स एक्टिंग, राइट। तो जितना भी फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वही हमारी उस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन करके देखते हैं। इट सेज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो मुझे पता है कि वो होता है F/Q, राइट। अब यहाँ से मुझे लिमिट नहीं लगानी है, लिमिट Q टेंड्स टू 0, क्योंकि मुझे Q की वैल्यू गिवन है। एक पर्टिकुलर केस था वो कि वहाँ पर हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी होती है तो हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं, बट अगर दूसरा कोई चार्ज होता है जिसकी कोई पर्टिकुलरली वैल्यू होती है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती ही है, फाइन। अब दूसरी चीज़ है, मुझसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुझे एक वाटर ड्रॉप को जो है वो सपोर्ट करना है। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो दिमाग में यही लेकर चलते हैं कि कुछ ना कुछ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रही होगी उसको सपोर्ट करने के लिए, विच इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि फॉर सपोज अगर ये एक डस्टर मुझे यहाँ इसी पोजीशन के ऊपर रखना है तो ये अपने आप नहीं रख सकता, राइट। मैं एक अपने हैंड से या किसी भी तरीके से टेबल पर रखकर या कहीं पर भी एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसकी पोजीशन जो है वहाँ पर फिक्स्ड रहे। तो दैट मीन्स अगर मुझे किसी चीज़ को सपोर्ट करना है तो वहाँ पर फोर्स एक्ट करता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अ रीजन कि वहाँ तक वो फोर्स काम करेगा, राइट। बट यहाँ पर हमारा जो फोर्स था वो काम करता है इसको
सपोर्ट करने के लिए, जस्ट लाइक अगर हमारे लॉज है वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ इंडिया की बाउंड्री तक ही एक्ट कर रहे हैं, उसके बाहर जाकर लॉज जो है वो चेंज हो जाएंगे, या हो सकता है ऐसा कोई लॉ हो जो बाहर हो ही ना और हमारी इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट हो, राइट। तो वही चीज थी कि यहाँ पर जो भी काम कर रहा है वो एक फोर्स कर रहा है, वो जो रीजन डिफाइन करी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने करी थी। अब क्यों मुझे इस वाटर ड्रॉपलेट को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक वाटर ड्रॉपलेट है तो उसके ऊपर एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स के अंदर मेरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, राइट, mg। अब मुझे चाहिए कि वाटर ड्रॉपलेट जब वो नीचे ना गिरे, मुझे चाहिए कि वो वहां पर फिक्स्ड रहे। तो डेफिनेटली अगर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, तो मुझे एक फोर्स एग्जैक्टली इक्वल लगाना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो। और वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे कहाँ से मिला था, वो ई से मिला था, राइट। तो मेरे पास एक इक्वेशन हो चुकी है, मुझे इस फोर्स की फॉर्मूला चाहिए और इस फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास है। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज ई इंटू क्यू, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो मेरा ई क्यू है वो फोर्स इक्वल होगा mg के। अब जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूंगी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टर्म है, वैल्यू है, वो आ जाएगी, राइट। तो हम वैल्यूज फटाफट पुट कर देते हैं। मास था 10⁻³ 9.8 हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड क्यू मेरा था 1.6 इंटू 10⁻19। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.125 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, राइट। इजी था ये क्वेश्चन, बस ध्यान में ये रखना कि सपोर्ट करने के लिए हमेशा और हमेशा फोर्स काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम क्लास 11th के अंदर बहुत कर चुके हैं, तो आई गेस आपके लिए इजी रहने वाला है। इट सेज अ पेंडुलम ऑफ मास 80 milligrams कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10⁻8 कूलम इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 into 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद वर्टिकल, राइट। तो ये अगर मेरा पेंडुलम है ना, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा जो बॉब था वो रेस्ट पर है, तो हमारा थ्रेड के ऊपर टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि टेंशन होता क्या है। तो टेंशन इज दैट फोर्स जो थ्रेड लगा रहा है उस बॉब के ऊपर, ताकि वो बॉब जो है उससे टिका रहे, उससे पकड़ा रहे, राइट, क्योंकि बॉब भी तो उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो दैट मीन्स ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा बॉब थ्रेड के ऊपर, तो थ्रेड का टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, राइट। अब क्योंकि ये थोड़ा सा स्लांट है तो हमें इसके कंपोनेंट्स बनाने होंगे, तो हमने बना दिए इसके कंपोनेंट्स, राइट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये थीटा था तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो गया, दैट मीन्स ये मेरा क्या बन चुका है, टी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, और ये सिमिलरली मेरा बन गया है टी साइन थीटा। पर मुझे पता है इनको सेम रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ फोर्सेस चाहिए होंगे ताकि मैं उनको इक्वेट करूँ, तो वो फोर्सेस हमें ऑलरेडी गिवन है कि एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था, वो फोर्स होता था, वो क्या होता था, QE, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। एंड सिमिलरली जो हमारा वर्टिकल है वहां पर हमारा क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ से मुझे एग्जैक्टली ये पता चल गया कि जो मेरा टी कॉस थीटा है टू स्टे द पेंडुलम एट रेस्ट, मेरा टी कॉस थीटा mg के इक्वल होगा, एंड सिमिलरली टी साइन थीटा मेरा किसके इक्वल होगा, QE के इक्वल होगा। तो अब जैसे ही हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, मुझे इसमें से टी की वैल्यू चाहिए और मुझे एक थीटा की वैल्यू चाहिए, राइट। थीटा के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ ताकि हमारी वैल्यूज जो है वो थीटा की निकल आए। तो टी कॉस थीटा अपॉन टी साइन थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, mg अपॉन QE, राइट। अब यहाँ से टी कैंसिल हुआ तो मुझे मिल गया मेरा tan थीटा इज इक्वल टू, मास था हमारा 80 मिलीग्राम, तो 80 मिलीग्राम इज 80 इंटू 10⁻³ kg, राइट, इंटू जी दैट इज 9.8 अपॉन क्यू मुझे गिवन था, चार्ज गिवन है 2 इंटू 10⁻8 और ई इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन थी 2 इंटू 10⁴। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करते हैं ये कुछ बनेगा 0.51, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1/√3 के।
दैट मीन्स मेरा थीटा कितना बन चुका है, अब थीटा बन गया है 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, बट हम अप्रोक्सीमेट्स ले सकते हैं। फाइन, तो मेरे पास थीटा आ गया जो मुझसे मांगा था, एंगल बिटवीन द वर्टिकल, तो मेरे पास थीटा आ चुका है। अब मुझे चाहिए टी की वैल्यू। तो किसी भी एक फॉर्मूले के अंदर, इक्वेशन के अंदर अगर हम थीटा पुट करते हैं तो मेरे पास टी जो है वो आ जाता है, राइट। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में पुट कर लेते हैं टी साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी क्यू ई, तो यहाँ से मुझे टी की वैल्यू मिलेगी क्यू ई अपॉन साइन थीटा। वैल्यूज हम पुट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 इंटू 10⁻4 अपॉन साइन 30, राइट। अब इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 8.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन्स। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 8.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन्स। क्वेश्चन देखते हैं, अगेन एन इजी वन। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। Calculate the time of travel if the mass and charge on electron are 9 into 10⁻31 kg and 1.6 into 10⁻19 कूलम, राइट। तो अगेन मुझे पता है जो मेरा फोर्स होगा, हमें एक कंडीशन अभी तक पता चल चुकी है कि जो मेरा फोर्स था उसकी वैल्यू होती है क्यू ई, जहाँ पे क्यू हमारा चार्ज और ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर मुझे हमेशा ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है वो एग्जैक्टली कौन से फोर्स का इक्वल है। क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वल है या फिर वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वाले फोर्स का इक्वल है, उस फोर्स की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे एक्सेलरेटेड वर्ड दिख गया है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। तो एफ का मुझे एक और फॉर्मूला पता था, एम ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बन गया क्यू ई बाय द फॉर्मूला, राइट। अब मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन निकालनी है, दैट मीन्स मुझे एक्सेलरेशन के लिए करना है क्यू ई अपॉन एम। अब एक्सेलरेशन मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ हद तक ये तो बता दिया कि वो एक्सेलरेट कर रही थी, बट मुझे यही नहीं पता कि वो एक्सेलरेट कितना कर रही है। या फिर मैं देखूँ, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो अगर इस वाली इक्वेशन को देखें, यहाँ पे मेरे पास क्यू भी है, ई भी है, एम भी है, मतलब मुझे ए ही तो निकालना होगा, राइट। तो देखते हैं हम वैल्यूज पुट करके। Q था हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इवन इफ अगर वैल्यू आपको नहीं गिवन तो यू मस्ट नो कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज इतना ही होगा। इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन थी 2 इंटू 10⁻⁻4 और मास मुझे गिवन है 9 इंटू 10⁻31। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.35 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ ट्रैवल। नाउ अगेन बैक टू क्लास 9th और क्लास 11th अगर आपने कोई भी ढंग से पढ़ी है तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ चुकी है, मेरे पास एक डिस्टेंस कवर्ड है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है कि वो बॉडी रेस्ट पर थी और मुझे निकालना है टाइम ऑफ ट्रैवल। दैट मीन्स मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी ये वाली, ताकि मैं उसमें से टी की वैल्यू निकाल सकूं, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। मुझे डिस्टेंस गिवन था 6 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। यू मेरा 0 था बिकॉज बॉडी रेस्ट पे थी, तो उसको हमने 0 ले लिया। इंटू प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है मेरी 0.35 इंटू 10⁻16 इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग जैसे टी की वैल्यू निकालते हैं वो निकलती है 0.885 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है। वो कह रहा है चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। वो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल्स है, फॉर सपोज मैं उसको इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, ठीक है। वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, दैट इज 1000 मीटर पर सेकेंड। सपोज वो एक सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वेलोसिटी से, जो कि है 1000 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, जो उसका Vx होगा वो तो 1000 है, राइट। पर इनिशियली जो मेरा Vy था, जो मेरा कंपोनेंट y एक्सिस का होगा, वो कितना है, वो 0 होगा, डेफिनेट सी बात है। अब उसने क्या देखा कि थोड़ी दूर जैसे ही वो चला तो उसने देखा कि उसके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई जो कि उसके मोशन के परपेंडिकुलर थी। सपोज वो डाउनवर्ड जा रही है,
तो इनिशियली तो जो मेरा पार्टिकल था, जो इलेक्ट्रॉन था, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, पर जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा वो उसका मोशन, उसकी डायरेक्शन जो है थोड़ी सी चेंज होने लग जाएगी। सपोज ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। एम आई राइट? दैट मीन्स अब जो है मेरे मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। मतलब इनिशियली इट वॉज जस्ट अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही वो एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो मतलब मुझे वी वाई निकालने के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी होगी। तो वी वाई निकालते यू एक्स प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी से। एम आई राइट? अब यू वाई क्या था हमने देख लिया। इनिशियली मेरा वाई एक्सिस के जो वेलोसिटी थी वो थी 0, और एक्सेलरेशन का मैंने लास्ट उसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज क्यू ई अपॉन में एम आई राइट, इनटू टाइम एज इट इज। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। मुझे क्यू ऑब्वियसली गिवन है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि वो माइक्रो था तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन थी 10⁻³ अपॉन मास मुझे गिवन है 10 मिलीग्राम्स का, तो दैट इज 10 × 10⁻³ राइट। एसआई यूनिट्स के अंदर इंटू टाइम मुझे निकालना है 10 सेकेंड्स। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे वो आंसर आएगा 2000 मीटर पर सेकेंड राइट। अब मेरे पास वी एक्स आ गई है, वी वाई आ गई है टाइम 10 सेकेंड्स के अंदर। तो मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है दैट मीन्स मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो ये बन गया वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, दैट इज 1000 स्क्वायर प्लस 2000 स्क्वायर का रूट। वो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा मेरा 1000√5 ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास अब वेलोसिटी आ चुकी है हमारी 10 सेकेंड्स के अंदर। अब मुझे काम करना है डिस्प्लेसमेंट पे, तो मैं इसको कर रही हूँ रब राइट। पर ध्यान रखना वी एक्स वॉज 1000, वी वाई वॉज 2000 फाइन। तो वी एक्स मुझे मिला हुआ था 1000 मीटर पर सेकेंड और वी वाई मुझे गिवन था 2000 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो वी एक्स की जो डिस्प्लेसमेंट, सपोज हम लोग उसको डी एक्स ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में तो 10 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट मीन्स 1000 × 10, जो कि बन गया मेरा 10,000 मीटर्स राइट। अब डी वाई की बात करूँ, डिस्टेंस की बात करूँ, तो वो कितना होगा, हम लगा लेते हैं यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर से राइट। अब इसके अंदर हम अगेन वैल्यूज पुट करेंगे। यू वाई मेरा 0 था, हाफ इंटू ए वाई वॉज अगेन क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी स्क्वायर। अब अगेन जैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो दोबारा मेरा डी वाई भी जो हो गया वो 10,000 मीटर आ गया। तो अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे डेफिनेटली दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालना है। अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर था हमारा, तो cos 90 जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्टेंट बचेगा ये। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10,000√2 मीटर्स। तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया है और वेलोसिटी भी आ गई है आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, जहाँ पर भी आप कंफ्यूज हुए थे, वो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख लो, क्योंकि वो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड आई गेस अभी तक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि 12th के अंदर ऑटोमेटिकली, चाहे आप नई चीज़ें भी पढ़ रहे हो, उसके अंदर पुरानी चीज़ें ज़रूर यूज़ हो रही है राइट। तो आपको थोड़ा बहुत और अपना एक्टिव रखना होगा। अगर आप पुरानी क्लासेस के अंदर इतने अलर्ट नहीं थे तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है राइट। तो ये क्वेश्चन जो है आप रिवाइज करो अच्छे से, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कुछ डाउट्स है या फिर कुछ सजेशंस है तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हो आप। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना। मैं बहुत सारी वीडियो तो इस चैप्टर को लेके बनाने वाली हूँ, बिकॉज डेफिनेटली बहुत लंबा चैप्टर है। तो मेरे से अगली वीडियोस के अंदर मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं अगेन आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगी विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय।